गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इग्नो लर्निंग मीडिया चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है हमारा BPSC 134। तो इसमें हम सेकंड ईयर के ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में अपडेटेड पहले से ही कर दी है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो हमारा जो चैप्टर 3 है वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बारे में इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। सबसे बड़ा लोगों का परसेप्शन ये है, जो इग्नो में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनका ये है कि हमें थॉरली पूरी बुक को पढ़ना है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इग्नो में आपको कंसेप्चुअल स्टडीज़ करनी है, यानी जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपको उन्हें कवर करना है, ना कि पूरे बुक्स को थॉरली कवर करना है। क्योंकि इग्नो एक डिस्टेंस लर्निंग मीडिया है दोस्तों, तो फिर उस हिसाब से हमें उसकी जो है तैयारी करनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हमें कवर करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बेस्ड आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि जो मेजर क्वेश्चंस हैं, जो मेजर कंसेप्ट्स हैं, केवल उन्हीं को ही इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है इम्पोर्टेंट, जो है हमारा फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर वन, यानी जो हमारे वर्ल्ड वॉर वन के जो फैक्टर्स हैं, किस किस वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, यानी ये तकरीबन 4 साल के लिए ये लड़ाई हुई थी। और इसका जो मेन बॉडीज था, एक साइड पे था हमारा अलाइड पावर और दूसरे साइड पे था हमारा सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर में हमारे इसमें रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और यूएसए था। ये वाला हालांकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों पावर को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लोगे एग्जाम से पहले तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 नंबर 20 नंबर के आते हैं, तो उस हिसाब से हमें लिखना भी पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और सेंट्रल पावर में हमने देखा था उसमें जर्मन, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी था। ठीक है, तो ये सेंट्रल पावर की तरफ से थे, और अलाइड पावर में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जो मेजर पावर्स थी वो इनकी तरफ थी, अलाइड पावर की तरफ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस टाइम पे थी एक तो मिलिट्रिलिज्म। ठीक है, हम इसे याद कर सकते हैं एक सिंपल कंसेप्ट से, वो है हमारा मेन। तो मेन में सबसे पहला आता है हमारा मिलिट्रिलिज्म। मिलिट्रिलिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक को उस टाइम पे बढ़ाया जा रहा था, मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, और हर एक देश का ये मानना था कि उनकी मिलिट्री सबसे पावरफुल है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है अलायंस। अलायंस इसका मतलब होता है संधि, यानी हमने बैलेंस ऑफ पावर वाले कंसेप्ट में भी पढ़ा था, अगर कोई देश कमज़ोर हो जाता है तो उसके ऊपर कोई दूसरा देश डोमिनेट ना करे, इस वजह से क्या है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बैलेंस ऑफ पावर ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल कंट्री जो कि बहुत पावरफुल हो वो एक साइड पे हो और बाकी दो कंट्रीज उसके बराबर हो। तो फिर जैसे हम लोग यहाँ पे हमारा अपना रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंडिया हो गया। तो इंडिया एक साइड पे हम जैसे इंडिया है, तो दूसरे साइड पे अगर हम दो स्मॉल कंट्रीज़ को मैच करें तो फिर तब जाके उन दोनों की पावर एक इंडिया के बराबर हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और ये इतनी पावरफुल नहीं है ना, तो फिर इन दोनों को अपने आप में संधि करनी पड़ेगी ताकि ये एक सिंगल कंट्री से मुकाबला कर पाएँ, है कि नहीं। तो अलायंस मतलब क्या है, दो या तीन कंट्रीज एक साथ आ जाती थी ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर डोमिनेशन से या फिर रेसेशन, किसी तरह की प्रॉब्लम से वो अकेले डील नहीं कर सकते, तो दो तीन कंट्रीज मिलके एक अलायंस बनाती थी। ठीक है, हम मेजर अलायंस जो वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पे हुआ था उन्हें हम देखेंगे। तीसरा है हमारा एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, वो अपने आप को मानते हैं कि वही सबसे ज़्यादा इम्पीरियल है। ठीक है, अगर हर एक देश अपने आप को पावरफुल मानने लग जाए तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि वो लोग एक क्राइटेरिया फाइंड आउट करेंगे कि कौन किस तरह से पावरफुल है। ठीक है, और एक इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी।
जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी भी कौन सा देश कितना आगे है, कितना डेवलप है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है कि नहीं। कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा खुश रहती है, कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा उदास रहती है, तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोग जो है उन्हें देख सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री कितनी पावरफुल है, ठीक है। तो इम्पेरियलिज्म का कंसेप्ट उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही न्यू था, और हर एक देश अपने आप को ज़्यादा इम्पीरियल मानती थी, ठीक है। फोर्थ है हमारा नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हर एक मतलब देशभक्ति उनमें बहुत ज़्यादा जग गई थी उस टाइम पे। हालांकि पहले भी थी, पर उस टाइम के जो बेसिस जो फैक्टर्स थे वो यही थे इम्पोर्टेंट। और फिफ्थ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता, वो है आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की डेथ हो गई थी 1914 में, जून 28 को, ठीक है। तो फिर ये कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस हुए थे जिस वजह से हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम मेजर मेजर अलायंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रिपल अलायंस, ठीक है। ट्रिपल अलायंस दोस्तों हुआ था 1882 में जर्मनी, इटाली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में, ठीक है। इन तीनों ने एक सिंगल अलायंस किया ताकि ये दूसरे मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ मुकाबला कर सकें, ठीक है। उसके बाद सेकंड था ट्रिपल एंतांत, ठीक है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब है तो फिर इसे चेक कर लेना। एक है ट्रिपल एंटॉन्ट जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था, और एक है एंतांत कोर्डियल। एंतांत कोर्डियल के अंदर ये तीनों कंट्रीज आ जाते हैं, जबकि ये एंतांत कोर्डियल में आता है दोस्तों फ्रांस और ब्रिटेन, और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया इन तीनों का जो है ये है ट्रिपल अलायंस, ठीक है। ट्रिपल एंटॉन्ट बोलते हैं जो, ठीक है। एक और बार मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, फ्रांस और ब्रिटेन का जो उस टाइम पे संधि हुआ था उसे हम बोलते हैं एंतांत कोर्डियल, और जो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का था उसे हम बोलते हैं ट्रिपल एंतॉन्त, ठीक है, या फिर इसे ट्रिपल अलायंस भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद सेकंड था हमारा रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया कि आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की डेथ हो गई थी एक ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 28 जून 1914 में, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो ऑस्ट्रिया हंगरी के ये उस टाइम पे होने वाले राजकुमार थे, ठीक है, जो सर्बिया की तरफ घूमने आए थे, और उसी दौरान उनका जो है ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन इनकी डेथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, ठीक है। इनका डेथ का रिस्पॉन्सिबल वही होता है उस टाइम पे। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने ही उनको मारा था, उनका असैसिनेशन किया था, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पे दोस्तों कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स होते थे, जैसे आज की डेट में हमारे पास है ना हमारा यूनाइटेड नेशन जैसे है, तो उसी प्रकार से फिर लीग ऑफ नेशंस, इस तरह के जो नेशंस थे उस टाइम पे इनफॉर्मल कुछ ग्रुप्स हुआ करती थी। कौन सी थी उस टाइम पे, जैसे कंसर्ट ऑफ यूरोप थी, ठीक है। तो ये उस टाइम पे फेल हो गई थी अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो राइजिंग कन्फ्लिक्ट को ये रोक नहीं पाई, ठीक है। और ये जनरली जो कंसर्ट ऑफ यूरोप वाला जो ग्रुप था ये एक यूरोपियन पावर्स के लिए जनरली था, जो कि मेजर मेजर कंट्रीज थे यूरोप में, उनको जो है ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। उसके बाद रेस फॉर आर्मामेंट, हर एक देश उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करना चाहती थी, क्योंकि उस टाइम पे मिलिट्रिज्म की भावना उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा थी। हर एक देश अपने आप को पावरफुल बना के रखना चाहता था ताकि वो किसी भी सिचुएशन से टैकल कर सकें। प्रेस, नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, प्रेस का जो रोल होता है। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो प्रेस को या तो फ्रीडम नहीं मिल पाता है कि वो जो न्यूज़ दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकें, उन्हें जो है नेताओं के फेवर में ही देना पड़ता है, नहीं तो फिर उन्हें और भी दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे उन्हें धमकियां वगैरह मिल जाती हैं कि नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रेस होती है वो अपने आप को फ्रीडम महसूस नहीं करती, और वो वही दिखाना चाहती है जो एक्चुअली नेता लोग दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ वही हुआ था उस टाइम पे, हालांकि इतना प्रेस का फ्रीडम रहा होगा पर उन्होंने नेगेटिवली उसे शो किया, ठीक है। जो उन्हें शो करना चाहता उस चीज़ को उन्होंने शो किया नहीं, जिस वजह से क्या है वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। उसके बाद था पर्सनल एम्बिशन ऑफ लीडर्स। अभी जैसा केसर विलियम टू
उनका अपना खुद का पर्सनल एम्बिशन था कि भाई जर्मनी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि वो दूसरे देश उसका कभी मुकाबला ही ना कर पाए। तो इस तरह की जो फीलिंग्स थी उनमें, तो फिर जिसकी वजह से क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। ठीक है। सेवेंथ रीजन है राइवलरी बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया डेट्रॉयट द इंटरनेशनल सिचुएशन। ठीक है, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। दोनों देश थे छोटे छोटे, पर इनके बीच में एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे, वही कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, वही वाली कहानी होगी। ठीक है। अभी ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनको एसेसिनेट कर दिया गया था, है कि नहीं, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो उनके होने वाले राजकुमार थे। तो वो जब यहाँ पे आए थे सर्बिया में घूमने के लिए, तो फिर उन्हें उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। अब ये हत्या करने की वजह से क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया ने एक 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था और बोला था कि सर्बिया को बोला था कि वो अपने आप को इन्हें सौंप दें। ठीक है। तो हालांकि उन्होंने सौंपा नहीं अपने आप को सरेंडर नहीं किया, और कोई भी देश इतनी जल्दी अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकता है ना। तो वही इसी वजह से भी जो है वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 का जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको मैं एक चैनल रिकमेंड करूँगा, आप वहाँ से इसके बारे में देख सकते हो, और उससे आपको जो है काफ़ी मतलब एक वीडियो के मीडियम से जब आप देखोगे उस चीज़ को, तो और छोटे छोटे नोट्स बना लोगे तो आपको इजीली वो चीज़ रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केवल कुछ ही मिनट्स का वीडियो है, शायद 4 to 5 मिनट्स का वीडियो है, और डिटेल में आप वीडियो के साथ देख सकते हो एक्चुअली में उस टाइम पे हुआ क्या था, कौन कौन से मेजर अलायंसेस थे। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी पीस ट्रीटीज़ हुई थी जो वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद हुआ, सब जनरली 4-5 ट्रीटीज़ हुई थी। उनमें से मेन ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में हमने देखा था कि जो ये जर्मनी वाली पावर थी वो हार चुकी थी। ठीक है। तो जो सेंट्रल पावर थी वो हार गई थी। ठीक है। तो जर्मनी ने 15% अपनी टेरिटरी खो दी थी और 1/10 पॉपुलेशन खो दी थी। उसमें से कुछ लोगों ने अपनी जानें भी दे दी, और कुछ लोग जो हैं उस टेरिटरी उन्होंने खो दी थी उसमें भी कुछ आ गए थे। ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो है उसमें यूरोपियन पावर्स ने अपना डोमिनेशन जमाना शुरू कर दिया था। ठीक है। उसके बाद कुछ ओवरसीज टेरिटरीज जर्मनी अपनी खो बैठा था। ठीक है। उसके बाद उनकी मिलिट्री बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो गई थी, क्रिपल्ड हो गई थी, ख़त्म के बराबर हो गई थी, है कि नहीं। वो अपनी मिलिट्री बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में भी रख सकते थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के हिसाब से। उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया। अब इतनी डिक्रीज़ हो गई थी उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ कि वो अब दूसरा कोई लड़ाई तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद वो सबमरीन आर्मी एयरफोर्स ये नहीं रख सकते थे। उसके बाद उन्हें कंपेंसेशन भरना पड़ा था इतना, जो वॉर का जो उनको जो कॉस्ट पड़ा था उस चीज़ को उनसे ही रिकवर कर लिया गया था। ठीक है। जर्मनी से ही। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुआवजा भरना पड़ा था, कंपेंसेशन बहुत ही हाई था। उसके बाद 3 और ट्रीटीज़ हैं जो बुक में मेंशन है, हालांकि इनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। तो ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन विथ ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ न्यूली विथ बल्गेरी, और ट्रीटी ऑफ ट्रिनन विथ हंगरी। ठीक है। ये टोटल 4 ट्रीटीज़ हैं। इनमें भी छोटे छोटे जो हैं डिस्क्रिप्शन अगर आप नेट में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, पर जो मेन था वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था, जिसे मैंने थोड़ी डिटेल में कवर कर दिया। तो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद दोस्तों लीग ऑफ नेशन बना था। ठीक है। लीग ऑफ नेशन का काम ये था कि अगली बार कोई बड़ी लड़ाई ना हो, कोई एक वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बना दिया गया, जिसका काम था कि पीस को मेंटेन करेंगे दो देशों के बीच में। ठीक है। दो से ज़्यादा देशों के बीच में। तो उस हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 ही सबसे बड़ी लड़ाई थी, और इसके बाद और कोई दूसरी लड़ाई होने वाली नहीं थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 1 नहीं था, वो वर्ल्ड वॉर था। ठीक है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 1 इसे नाम दे दिया गया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आइए चलते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, तकरीबन 5 से 6 साल की ये लड़ाई थी। ठीक है। इसके जो मेन कॉजेज़ थे वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, पर उससे पहले इम्पोर्टेंट है कौन कौन से पावर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो एक साइड पे था एक्सिस पावर, एक साइड पे था अलाइज पावर,
तो एक्सिस पावर में दोस्तों एक जर्मनी था, इटली था और जापान था, और सेकंड था हमारा फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस था, यूएसएसआर जो आज की डेट में रशिया है, और चाइना। ठीक है, तो ये दोनों उस टाइम पे अलग अलग राइवलरीज थी जिन्होंने एक साथ लड़ाई की थी। तो कॉजेज हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, अभी हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को कितना ज़्यादा कंपेंसेट करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा मुआवजा भरना पड़ा था, उनकी आर्मी एकदम ख़त्म हो गई थी। ठीक है, उनके हथियार ले लिए गए थे, हथियार उसके बाद एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वो रख नहीं सकते थे, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बीच में से उभर के आया हिटलर, जो कि आज भी वर्ल्ड के हिस्ट्री में सबसे खतरनाक इंसान माना जाता है दोस्तों, है कि नहीं। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 9th में, तो सीबीएसई सिलेबस में तो है ही इसके बारे में। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब उन्होंने खो दिया, उसकी वजह से इतनी टेरिटरीज उनकी चली गई है ना, 1/10 पॉपुलेशन उनका चला गया। तो इन सब चीज़ों को रिकवर करना चाहता था ये हिटलर। ठीक है, वो रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, और अपनी जितनी भी टेरिटरी थी फ्रांस से वो लेना चाहता था। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था वर्ल्ड वॉर 2 के होने का। ठीक है, उसके बाद फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में मैंने सेकंड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक देश होते हैं जो साथ में मिलकर एक इम्पॉर्टेंट डिसीशंस वगैरह लेते हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है वो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके हित में होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए एक वेलफेयर वाली चीज़ होनी चाहिए, पर वो भी फेल हो गया था। ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ फिर, है कि नहीं। उसके बाद था फेलियर ऑफ डिसअर्मामेंट। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या था, एक पेरिस पीस कन्फ्रेंस हुआ था जिसका मेन मकसद था कि जितने भी हथियार होंगे, जितने भी आर्मामेंट्स होंगे, वो केवल डिफेंस तक के ही लिमिटेड रहेंगे, यानी सिविल फौज उसे यूज़ नहीं करेगी, सिर्फ फौज ही उसे यूज़ करेगी, कोई सिविलियन के पास हथियार नहीं होगा। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या कर दिया था, इस पेरिस पीस कन्फ्रेंस से अपने आप को साइन आउट कर लिया। उन्होंने वहाँ से बोला कि पेरिस पीस कन्फ्रेंस से हम राजी नहीं है, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जैसे वो बाहर निकल गए, और फिर उन्होंने क्या किया, वेपन्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड वॉर 1 केवल फौज यानी आर्मी के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, पर जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें सिविलियंस लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो सिविलियंस को भी उस टाइम पे बहुत जानें गंवानी पड़ी थी, क्योंकि जो अलाइड्स पावर थे उन उन लोगों के लिए सब बराबर हैं। अगर सिविलियन भी उन पर अटैक कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए एक फ़ौज के बराबर हैं। ठीक है, उनके लिए उनसे भी खतरा है ना, तो इसमें सिविलियंस लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 में क्या हुआ था दोस्तों, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ था कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा रिसेशन आ गया था। ठीक है, उस टाइम पे वर्ल्ड सेंटर जो ट्रेड जो स्टॉक मार्केट थे वो भी बहुत बुरी तरह से गिर गए थे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है उस टाइम पे वो पैसे नहीं दे पाते थे। तो जर्मनी ने भी अपना जो मुआवजा भरना था वो किस्तों में भर रहा था, वो उन्होंने भरना बंद कर दिया। उसके बाद जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था। 1939 में क्या हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था, पर अलायंस उनके हो रखे थे पोलैंड के, है कि नहीं, जिस वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जो अलायंस हो रखा था उसके अकॉर्डिंग पोलैंड पे जर्मनी ने अटैक किया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर जर्मनी पे अटैक कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों बाकी डिटेल्ड की जो वीडियो है मैं लिंक आपको दोबारा इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्ल्ड वॉर 2 का भी बहुत अच्छा एक वीडियो है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये थे कुछ इम्पोर्टेंट और जो हमारे इग्नो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं आपको एग्ज़ाम से ठीक कुछ दिन पहले मैं दे दूंगा, आप लोग उसको एक बार रिवाइज करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा, तो फिर इससे आप लोगों को इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप एटलीस्ट 70+ नंबर लाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो फिर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।